नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है आदित्य। स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो ब्रिटिश पीरियड के स्टार्ट की वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। तो बिना और देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको इसे समझने में मुश्किल होगी, तो ज़रूर से पहला पार्ट जाकर देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश बैटल ऑफ पाल से जीत गए हैं और अब वो खुद ही की अथॉरिटी चलाना चाहते हैं। तो जानते हैं रॉबर्ट क्लीफ के बारे में, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे। तो रॉबर्ट क्लीफ 1743 में इंडिया में आए थे जब वो 18 साल के थे, और जब वो 1767 में इंडिया को छोड़ के गए तो उनकी वर्थ मतलब उनका फॉर्च्यून 4,01,102 रुपीज़ का था, 2 यूरोस का था। जब वो बंगाल के गवर्नर बने 1764 में तो उनको करप्शन हटाने को कहा, लेकिन 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनको फिर से एग्जामिन किया गया और उन पर यह आरोप लगाया गया करप्शन का, लेकिन वो निर्दोष साबित हुए। लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया 1774 में। हर ऑफिशियल ने क्लीफ की तरह इंडिया से पैसे नहीं बनाए थे। ज़्यादातर का बस एक ही सपना था कि वो इंडिया से पैसे कमाए और इंग्लैंड में जाके अपनी लाइफ आराम से जिए। जो लोग ऐसा कर पाते थे वो वहाँ जाके बहुत ही आराम से जीते थे, और उन्हीं लोगों को नबूब्स कहा जाता था। नबूब्स नवाब का एक इंग्लिश वर्जन है। जो कंपनी के लोग थे उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स इंडिया की उसमें इंटरफेयर करना चालू कर दिया। कंपनी ने बहुत सारे स्टेट को फोर्स किया सब्सिडरी अलायंस के लिए। सब्सिडरी अलायंस एक वो अलायंस होती है जिसमें कंपनी अपनी आर्मी किसी भी स्टेट को देती है और स्टेट से पे करवाती है उसकी अलायंस को मेंटेन करने के लिए। अगर कोई भी स्टेट पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी टेरिटरी मतलब जगह को ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिचर्ड वीजली जो गवर्नर थे 1758 से 1805 तक, उन्होंने अवध की आधी जगह ले ली थी 1801 में, जब वो पेमेंट पे नहीं कर पाए थे। हैदराबाद को भी इसी तरीके से लिया गया। अब हम जानते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है। तो कहते हैं कि जब वो एक बार जंगल में गए थे अपने फ्रेंच दोस्त के साथ, तो उनको वहाँ एक टाइगर मिल गया था। उनकी गन भी नहीं चल रही थी और उनका चाकू भी ज़मीन पर गिर गया था। तो उन्होंने उस टाइगर से बिना किसी हथियार के लड़ा जब तक वो अपने डैगर मतलब चाकू तक पहुँचे, और फिर उस चाकू से ही उस टाइगर को मारा। तो मैसूर बहुत ही पावरफुल स्टेट बन गया था हैदर अली के रूल में, जिन्होंने 1761 से 1782 तक वहाँ के लीडर रहे, और उन्हीं के बेटे थे टीपू सुल्तान जो 1782 से 1799 तक वहाँ के लीडर रहे। तो 1785 में जब टीपू सुल्तान वहाँ के शासक थे तब उन्होंने पेपर मतलब काली मिर्च, सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी, और कार्डेमम मतलब इलायची का ट्रेड बंद कर दिया, और वहाँ के लोकल मर्चेंट्स को भी कहा कि अब वो कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी रिलेशनशिप्स फ्रेंच के साथ बढ़ाई और उन्हीं के साथ अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज भी किया। तो इसी कारण से ब्रिटिश ने उन्हें बहुत ही बड़ा खतरा माना। उनका मानना था कि वो बहुत ही एम्बिशियस और एरोगेंट थे। तो इसी कारण से उन्होंने 4 बैटल लड़ी, जो उसमें से पहली बैटल 1767 से 69 तक थी, दूसरी बैटल 1780 से 84 तक थी, तीसरी बैटल 1790 से 92 तक थी, और चौथी बैटल जो आखिरी बैटल थी वो 1799 में थी। सिर्फ आखिरी बैटल में ही जो बैटल ऑफ सेरिंगापटम था उसी में ही कंपनी जीती थी। उसके बाद टीपू सुल्तान को मार दिया गया और सब्सिडरी अलायंस बना दिया गया उस स्टेट के साथ। अब हम जानते हैं कि मराठास के साथ मराठा एम्पायर को कैसे ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो मराठा एम्पायर के साथ उन्होंने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी। पहली लड़ाई थी 1782 में, लेकिन उसका कोई विनर नहीं निकला।
फिर दूसरी वॉर हुई 1803 से 05 तक। उसमें अलग अलग पोर्ट्स पे लड़ाई हुई, जिसके कारण ब्रिटिश ने उड़ीसा और यमुना नदी के आसपास की जगहों को घेर लिया, जैसे आगरा और दिल्ली। तीसरी वॉर जो 1817 से 1819 तक हुई, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से मराठा एम्पायर को हटा दिया। कंपनी ने नई नई पॉलिसीज लाकर भी इंडियन स्टेट्स को बहुत ही आसानी से घेरा है। जैसे एक पॉलिसी थी पैरामाउंटेसी की। जब लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर रहे, तब उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई जिसे कहते हैं पैरामाउंटेसी। उसके अंदर जो कंपनी थी उसकी अथॉरिटी को ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम, मतलब सबसे ज़्यादा उच्च माना गया है। तो इसके कारण उसकी पावर इंडियन स्टेट के किसी भी और रूलर से ज़्यादा है। तो इस चीज़ का विरोध करते हुए बहुत ही स्मॉल स्टेट कित्तूर, जो अब कर्नाटक में है, वहाँ की रानी किन्नम्मा ने हथियार उठाए और एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चालू किया। उन्हें 1824 में अरेस्ट किया गया और उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई 1829 में। लेकिन रायना, जो एक गरीब चौकीदार थे संगोली के, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उन्हें भी एक साल बाद मतलब 1830 को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। जब 1830 में कंपनी को ये डर हुआ कि रशिया भी अपनी टेरिटरी बढ़ा देगा नॉर्थ वेस्ट से, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान से बैटल लड़ी जो 1838 से 1842 तक चली और वहाँ पे इनडायरेक्ट रूल लगाया। अब आखिरी बारी थी सिंध की, तो सिंध को भी उन्होंने 1843 में कब्ज़ा कर लिया। जब पंजाब को वो कब्ज़ा कर रहे थे तो महाराज रंजीत सिंह के कारण वो ऐसा कर नहीं पाए, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई 1839 में, तब उन्होंने तो वॉर से लड़ी और फिर 1843 में सिख पे भी कब्ज़ा कर लिया। एक और ऐसी पॉलिसी के बारे में जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उस पॉलिसी का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जब लॉर्ड डॉलहाउस गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक, तब उन्होंने इस पॉलिसी को लाया। इस पॉलिसी के अनुसार अगर कोई भी किंगडम में कोई भी राजा नहीं होगा या उस राजा का कोई बेटा नहीं होगा, तो वो टेरिटरी या वो किंगडम डायरेक्टली कंपनी रूल के अंदर आ जाएगा। इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके उन्होंने सतारा को 1848 में, संभालपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और आखिरी में झांसी को 1854 में पाया। जब 1856 में उन्होंने अवध पे कब्जा किया, तब उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट भी दिया कि उन्होंने ये सब सिर्फ ड्यूटी के कारण किया है, क्योंकि वहाँ के नवाब बहुत ही ज़्यादा मिस गवर्नमेंट, मतलब अपना ही राज चलाते थे। तो इसी बेइज्जती के कारण अवध के लोगों ने रिवॉल्ट में हिस्सा लिया 1857 में। अब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक, तो जिस समय वो जनरल बने उस समय तक सिर्फ बंगाल ही नहीं, बॉम्बे और मद्रास भी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ चुका था। जब 1772 में एक नया सिस्टम बनाया गया जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे। एक होगा क्रिमिनल कोर्ट जिसे बोलते हैं फौजदारी अदालत, और दूसरा होगा सिविल कोर्ट जिसे बोलते हैं दीवानी अदालत। जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आई उन्हें इन सब में, वो थे ब्राह्मण पंडित, जिन्होंने धर्मशास्त्र के हिसाब से अपने लॉज बताए। तो 1775 में 11 पंडित को बोला गया कि वो इन सभी हिंदू लॉज को कंपाइल करके उन्हें दे। तब NB हेलहेड ने इन्हीं सब लॉज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उस समय जो सबसे ऊंची पोस्ट पे रहता था कोई, वो था कलेक्टर। कलेक्टर के नाम के हिसाब से ही उसका काम था टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करना और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लॉ मेंटेन करके रखना। तो आप जानते हैं कंपनी की आर्मी के बारे में। तो मुग़ल आर्मी जो थी उसमें क्लेवरी मतलब घुड़सवार और इन्फेंट्स मतलब पैदल चलने वाले सैनिक थे, लेकिन घुड़सवारों के होने के कारण उन्हें
पैदल चलने वाले सैनिकों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब 18वीं सेंचुरी में चेंज आया, जब मुग़ल लोगों ने किसानों को भी आर्मी ट्रेनिंग देनी चालू करी, तो कंपनी ने भी ऐसा ही किया और उन लोगों को सिपोही कहा। सिपोही एक इंग्लिश वर्जन है हिंदी वर्ड सिपाही का। जब टेक्नोलॉजी आई 1820 में, तो घुड़सवारों की जगह उन्हें पैदल चलने वाले सैनिकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो बुर्मा, अफ़गानिस्तान और इजिप्ट में लड़ रहे थे, जहाँ पे उन्हें मस्कट मतलब एक हाथ से चलाने वाली गन और मैच लॉक्स मतलब एक ऐसी गन जिसमें बारूद भरना पड़ता है। तो आखिरी में क्या कंक्लूज़न रहा? 1857 तक कंपनी ने 63% एरिया इंडिया का कैप्चर कर लिया था और 78% पॉपुलेशन भी, और बाकी जो बची हुई टेरिटरी थी उस पर उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो वह आपने समझा कि ब्रिटिश एक ट्रेड कंपनी से एक टेरिटरी कंपनी कैसे बनी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हाइजीनिक, स्टे क्यूरियस, गुड बाय।